हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस किया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 14। हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हम देखेंगे हेल्थ केयर के बारे में, राइट? अब बच्चों, आपने हेल्थ केयर तो सुना ही होगा या फिर आपने हॉस्पिटल्स भी देखे ही होंगे। तो आपने हॉस्पिटल में क्या देखा है कि जितने भी हमारे डॉक्टर और नर्सेज होते हैं वो हमारे इलनेस को, हमारी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। नाउ उस इलनेस को ट्रीट करने के लिए वो क्या करते हैं? वो ढेर सारे मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा, राइट? हम उन्हीं चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। नाउ इस लेसन का इनपुट हमें क्या मिलने वाला है? स्टेइंग हेल्दी इज एवरीबॉडीज प्रायोरिटीज दीज डेज। हेल्दी रहना आजकल सभी की ही प्रायोरिटी है। फॉर लिविंग अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, गुड हेल्थ इज द मेन क्राइटेरिया। अगर हमें क्या करना है बच्चों? अगर हमें बहुत ही लंबी लाइफ और बहुत ही हैप्पी लाइफ जीनी है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हेल्दी रहें और उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करें। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हमारे पास क्या अवेलेबल है? मॉडर्न मेडिसिन अवेलेबल है और ट्रीटमेंट अवेलेबल है आज के टाइम में, जिससे कि ह्यूमंस जो है वो ज़्यादा जी पाते हैं एज कम्पेयर टू बिफोर। पीपल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। लोग हमेशा क्या करते हैं? अपनी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कैसे रहें? एकदम हेल्दी रहें। नाउ बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इंटरैक्टिव में आपको क्या करना है? टेक द पिक्चर विच यू फाइंड करेक्ट टू क्योर मेडिकल अलाइनमेंट्स, राइट? आपको ऐसे पिक्चर को करेक्ट करना है, टिक करना है जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कोई क्योर कर रहा है मेडिकल अलाइनमेंट्स को। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक डॉक्टर है जो चेकअप कर रहे हैं किसका? एक छोटी सी बेबी का, राइट? सेकेंड पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक आदमी है जो कि सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। तो इन दोनों में से कौन सा पिक्चर क्योर कर रहा है मेडिकल अलाइनमेंट्स को? सो द फर्स्ट पिक्चर इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर। इंपॉर्टेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों थर्मोमीटर के बारे में। नाउ थर्मोमीटर तो आपने जनरली अपने घर में भी देखा होगा। जब भी आपको फीवर होता है तो आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है किसकी बच्चों? थर्मोमीटर की। टू मेजर द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को मेजर करना होता है थर्मोमीटर को हम यूज करते हैं। द नेम इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर वर्ड्स। अब जो नाम है थर्मोमीटर वो हमारा दो स्मॉलर वर्ड से मिलकर बना है। थर्मो जिसका मतलब होता है हीट और मीटर विच मीन्स मेजर, राइट? You can use a thermometer to tell the temperature outside or inside your house. आप थर्मोमीटर का यूज कर सकते हो और उससे टेम्परेचर को बता सकते हो कि आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है, इनसाइड का टेम्परेचर कितना है, कहाँ कहाँ का? हाउस का, inside your oven, even the temperature of your body if you are sick. तो जब भी हम बीमार होते हैं, हमें फीवर होता है, राइट? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर का यूज करते हो। कमिंग टू इन्वेंशंस, तो बच्चों जो गैलीलियो थे वो प्रोबेबली द अर्लीस्ट इन्वेंटर्स थे जिन्होंने थर्मोमीटर को इन्वेंट किया था। वी नो हिम मोर फॉर हिज स्टडीज, हम उनको उनकी स्टडीज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। अबाउट द सोलर सिस्टम and his revolutionary theory that the earth and the planets rotated around the sun. Galileo is said to have used a device known as a thermoscope around 1600, that's 400 years ago. अगर हम गैलीलियो की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी स्टडीज़ को लेके, क्योंकि उन्होंने सोलर सिस्टम पे स्टडी करी थी और उन्होंने ही रेवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में बताया था, राइट? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। और गैलीलियो ने क्या किया? एक डिवाइस को भी यूज़ किया जिसका नाम था थर्मोस्कोप। और वो कब यूज़ किया था? वो यूज़ किया था 400 years ago. There are several types of thermometers. हमारे पास बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं। To measure the temperature of our body, a clinical thermometer is used. अगर हमें मेजर करना है अपने बॉडी का टेम्परेचर तो उसके लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये मेजर करता है टेम्परेचर को इन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में ही वो मेजर करता है। A normal human body has a temperature of
98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो दैट विल बी 37 डिग्री सेल्सियस। Whenever there is an infection in our body, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी जर्म हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इसी को ही हम फीवर के नाम से जानते हैं। Earlier, the intensity of fever was judged either by touching the body or by feeling the pulse. पहले के टाइम पे जब हमारे पास थर्मामीटर नहीं हुआ करता था, तो हम फीवर के इंटेंसिटी को कैसे जज करते थे, या तो हम टच करते थे बॉडी को या फिर हम फील करते थे पल्स को। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास क्या है बच्चों, थर्मामीटर है जिससे हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। To measure the intensity of the fever, a thermometer is kept in the mouth. अब हमें अगर इंटेंसिटी देखनी है फीवर की, तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को रखते हैं अपने माउथ में या फिर आर्मपिट में ऑफ द पेशेंट। The clinical thermometer, also called the doctor's thermometer. Clinical thermometer का दूसरा नाम क्या है बच्चों, डॉक्टर्स थर्मामीटर है, जो कि डेवलप किया था किसने, गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने in 1714। A thermometer is a small gas tube. कैसा होता है ये, स्मॉल गैस ट्यूब के जैसा होता है, जो कि फिल्ड होता है बल्ब, जिसके अंदर क्या भरा होता है बच्चों, मर्क्यूरी भरा होता है एट वन एंड। When we have fever, जब भी हमें फीवर होता है तो जो मर्क्यूरी है वो क्या करता है, वो राइज करता है इन दी ट्यूब। We can read the temperature on the scale. हम क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं टेम्परेचर को ऑन द स्केल, जो कि मार्क्ड होता है थर्मामीटर पे। द स्केल रेंजेस फ्रॉम, जो स्केल है वो किससे रेंज करता है, वो रेंज करता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन सम थर्मामीटर्स आर मार्क्ड इन बोथ द डिग्रीज। कुछ थर्मामीटर्स हमें डिग्रीज में भी देखने को मिलते हैं और फ़ारेनहाइट में भी देखने को मिलते हैं और सेल्सियस में भी देखने को मिलते हैं, राइट। कमिंग टू स्टेथोस्कोप, सेकंड क्या है बच्चों, स्टेथोस्कोप है। नाउ स्टेथोस्कोप को भी आपने जनरली हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के नेक के अराउंड देखा होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास पिक्चर भी गिवन है किसकी, ये पिक्चर है आपके स्टेथोस्कोप की। नाउ स्टेथोस्कोप क्या है, अगेन एक मेडिकल डिवाइस है, जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे साउंड और द सेंस ऑफ हियरिंग से। टू लिसन टू द इंटरनल साउंड्स ऑफ एन एनिमल और एन ह्यूमन बॉडी, हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरनल साउंड्स को सुन सकते हैं किस किस के, एनिमल्स और ह्यूमन बॉडीज के। द इंस्ट्रूमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच फिजिशियन, किन्होंने इन्वेंट किया था, एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिनका नाम था डॉक्टर रेने लेनेक। The story of this invention is very interesting. Once, Dr. René Laennec noticed two children whispering through the ends of a long hollow log of wood. एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक दिन डॉक्टर ने देखा कि जो दो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो विस्पर कर रहे थे लॉन्ग हॉलो और लॉग ऑफ वुड पे। तो जो बॉय था, द बॉय टोल्ड हिम दैट दे कुड हियर इवन द फाइनेस्ट साउंड थ्रू द लॉग। अब लड़के ने क्या बताया, उस बॉय ने उनको बताया कि वो जो फाइनेस्ट मतलब कम से कम जो साउंड होता है उसको भी वो सुन पा रहे थे। द डॉक्टर केम बैक टू हिज क्लिनिक, जो डॉक्टर थे वो अपनी क्लिनिक में वापस आए। ही रोल्ड अ न्यूज़पेपर इनटू अ ट्यूब, उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर को रोल किया और उसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बना लिया। केप्ट वन ऑफ इट्स एंड क्लियरली ऑन अ पेशेंट चेस्ट, उन्होंने क्या किया, उस न्यूज़पेपर के रोल को पेशेंट के चेस्ट के ऊपर रखा, तो वो क्या कर सकते थे, वो क्लियरली हियर कर सकते थे पेशेंट की हार्ट बीट्स को, और इसी से उनको आइडिया आया स्टेथोस्कोप के इन्वेंशन का। ही कुड ऑल्सो हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एयर इन द लंग्स, उसके अलावा जो लंग्स के साउंड है वो भी सुन पा रहे थे। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेथोस्कोप, और इसी वजह से स्टेथोस्कोप का इन्होंने इन्वेंशन किया। नाउ आज के टाइम पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हर कोई यूज करता है, हर कोई डॉक्टर यूज करता है इन दी वर्ल्ड। द स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन फ्रांस, फ्रांस में इन्वेंट हुआ था, और कब हुआ था, 1816 में हुआ था बाय रेने लेनेक एट दी नेकर्स इन्फेंट्स मेलेडीज हॉस्पिटल इन पेरिस। Now, after great success, he made a new model out of a wood. उन्होंने क्या किया, जैसे उन्हें सक्सेस मिली तो उन्होंने एक नया मॉडल बनाया वुड से। Prior to this inventions, physicians would place their ear to the patient chest. Physicians क्या करते थे, इससे पहले
जब स्टेथोस्कोप नहीं हुआ करता था तो जितने भी फिजिशियंस थे वो अपने कान को कहाँ रखते थे, पेशेंट के चेस्ट के पास रखते थे, ताकि उन्हें जितनी भी साउंड्स है लंग्स और हार्ट्स की वो सुनाई दे। दिस टाइप ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड अ मोनेरल स्टेथोस्कोप ड्यू टू इट हैविंग ओनली वन ईयरपीस, और इसी वजह से उसका एक ही ईयरपीस हुआ करता था। Monaural stethoscopes for listening to an unborn baby's heartbeat are still made today. आज के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, अनबॉर्न बेबी के हार्टबीट को सुनने के लिए हम इसको यूज करते हैं। As time went on, many other stethoscopes were developed and made from different materials. धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लग गई, इन्वेंशंस और होने लग गए, और हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजों से अपने स्टेथोस्कोप को बनाना चालू किया। Now coming to microscope. A microscope, ancient Greek, mikros meaning small and scopion meaning to look, is an instrument। क्या है बच्चों, ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हम यूज करते हैं टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल। हम माइक्रोस्कोप का यूज तब करते हैं जब कोई चीज बहुत ज्यादा स्मॉल होती है और हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को अंडर द माइक्रोस्कोप रखते हैं और हम छोटी से छोटी चीजों को भी माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नाउ इसके पीछे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का। लेंसेज वर नोन टू अस अबाउट 3000 years ago। हमारे पास लेंसेज कब से हैं, 3000 year ago तब से हैं। They were used to make spectacles। हम उनका यूज करते थे चश्मों को बनाने के लिए, to correct weak eye sight, right? One day the owner of spectacle shop in a town in the Holland happened to look at a fly through two lenses kept one in behind one other, right? तो एक दिन क्या हुआ, एक ओनर था किसका, स्पेक्टिकल शॉप का, जो कि कहाँ के थे, होलैंड के थे। उन्होंने क्या किया कि एक मक्खी उड़ रही थी तो उन्होंने दो लेंस का यूज करके उसको देखा। द फ्ली लुक्ड एज बिग एज लैम्प। अब उसमें जो लेंस थे उसमें जो छोटी सी मक्खी थी वो भी बहुत बड़ी लैम्प जैसी दिख रही थी। देन प्रिपेयर्ड अ टॉय कॉल्ड अ फ्ली ग्लास। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टॉय को प्रिपेयर किया जिसको उन्होंने नाम दिया फ्ली ग्लास। Soon the toy become very popular। धीरे धीरे वो जो टॉय बनाया उन्होंने वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गया all over the Europe। An Italian scientist Galileo heard about the flea glass। अब इतने में क्या हुआ, जो हमारे इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम गैलीलियो था, उन्हें इस फ्ली ग्लास के बारे में पता चला। He immediately made a better device। उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली अपना बेटर डिवाइस बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया माइक्रोस्कोप। ग्रेजुअली क्या हुआ, मोर एंड मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप्स वर मेड। नाउ धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स थे वो धीरे धीरे बनने लग गए। टुडे डॉक्टर्स एंड बायोलॉजिस्ट यूज माइक्रोस्कोप्स। आज के टाइम पे डॉक्टर्स और बायोलॉजिस्ट दोनों ही माइक्रोस्कोप्स को यूज करते हैं ताकि वो एग्जामिन कर पाए several kinds of tiny germs को that cannot be seen with naked eyes। Powerful microscopes enable doctors and scientists to identify diseases। ये किसमें हेल्प करते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से डिजीज पेशेंट को हुई है, क्या उसका कॉज रहा होगा और इसकी वजह से क्या हुआ। दिस मेक्स इजियर टू फाइंड मेथड्स ऑफ क्योरिंग दिस डिजीज। जब हमें पता होगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हुई है तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए कि हम कैसे उसको क्योर करेंगे या फिर कैसे हम उसको ठीक जल्दी कर सकते हैं। New machines have been developed to find out the exact cause of disease in the human body। हमने क्या किया, हमने उसके बाद नए नए मशीन्स का इन्वेंशन किया जिसकी वजह से हमें जो एग्जैक्ट कॉज था जो कि डिजीज कॉज कर रहा था ह्यूमन बॉडी में उसके बारे में भी पता लगा, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI मशीन्स। ऑल दीज आर द मशीन्स जो कि क्या करती हैं, हेल्प करती है डॉक्टर को टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ अ वेरियस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। ये हमें क्या बताती हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें हमें इन मशीन से पता चल जाती हैं। नाउ आज के टाइम पे जो मशीन्स है वो सर्जरी में भी हेल्प करती हैं, राइट। नाउ कमिंग टू सर्जरी। अब सर्जरी क्या होती है, ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, समवन्स बॉडी इज कट ओपन सो दैट अ डॉक्टर कैन रिपेयर, रिमूव और रिप्लेस अ डिजीज और डैमेज पार्ट। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम किसी की बॉडी में कट लगा रहे हैं
और वो कट कौन लगाता है? जो आपका डॉक्टर है, सर्जन है, वो कट लगाएगा, जिससे कि जितना भी हमारा जो डैमेज पार्ट है, ठीक है, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। द डॉक्टर हु परफॉर्म्स द ऑपरेशन इज नोन एज सर्जन। वो डॉक्टर जो कि सर्जरी को परफॉर्म करता है उसको हम सर्जन के नाम से जानते हैं। सर्जन्स क्या होते हैं? स्पेशली ट्रेंड होते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को परफॉर्म करने के लिए। सर्जरी नीड्स अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिसिन। जब भी आप सर्जरी करते हो तो उसके लिए आपको ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है और मेडिसिन की भी जरूरत होती है। नाउ इंडिया वाज नोन फॉर सर्जरी इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने जमाने से ही हमारा जो देश है इंडिया, वो सर्जरी के लिए जाना जाता है। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास नई नई टेक्निक्स हैं जो कि डेवलप हो चुकी हैं और हम क्या करते हैं बच्चों, हम ऑपरेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेन, हार्ट, lungs, kidneys, etc. The surgeons remove or replace damaged organs. Surgeons क्या करते हैं? रिमूव करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं डैमेज ऑर्गन्स को, और या फिर हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं या फिर ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं ऑर्गन्स का मेजर ऑपरेशंस में, राइट। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जिसमें आपको क्या दिख रहा है? ये यहाँ पे सर्जरी हो रही है जिसमें जो सर्जन है वो क्या कर रहा है? जो भी डैमेज पार्ट है बॉडी का उसको रिपेयर कर रहा है या फिर रिप्लेस कर रहा है, राइट। नाउ कमिंग टू प्रिवेंटिंग डिजीज, वैक्सीनेशन। अगर हम डिजीज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसको हम वैक्सीनेशन से बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं। जैसे कि डिजीज प्रिवेंशन इज अ प्रोसीजर। क्या है ये? प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली दोज with risk factors of a disease are treated in order to prevent a disease from occurring। हम क्या करते हैं? ऐसे इंसान जो कि क्या है, मेजर रिस्क पे है कि उसको वो डिजीज हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी हाई रिस्क पर्सन है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम ट्रीट करते हैं ताकि उसको कभी भी वो डिजीज ना हो, राइट। नाउ अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो ये क्या था? बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज था जिसने किल किया थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एंड ब्लाइंड किया, मतलब अंधा किया मिलियंस मोर को। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी दिस डेडली डिजीज स्वेप्ट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ? ये जो डिजीज थी स्मॉल पॉक्स नाम की, वो धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट में फैलने लग गई, जैसे कि एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। इन 1796 क्या हुआ? एक हमारे वो थे एडवर्ड जेनर, जो कि कौन थे? इंग्लिश डॉक्टर थे। उन्होंने डिस्कवर किया वैक्सीन जिससे कि हम क्या कर सकते थे? प्रिवेंट कर सकते थे स्मॉल पॉक्स को। नाउ द स्टोरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ दिस वैक्सीन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब कैसे हमें ये वैक्सीन मिली, इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलिए इसको जानते हैं। One day a dairy maid told him that she never got smallpox as she already had cowpox। एक दिन क्या हुआ? एक थी हमारे पास डेयरी मेड, उन्होंने डॉक्टर को क्या कहा? उसने कहा कि मुझे कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता क्योंकि उसको ऑलरेडी काउ पॉक्स हो चुका है। नाउ काउ पॉक्स क्या था? काउ पॉक्स भी एक डिजीज था दैट ह्यूमन बींग्स गेट फ्रॉम कैटल, जो कि ह्यूमन बींग्स को किससे हो रहा था? कैटल से हो रहा था, और ये काफी ज्यादा माइल्ड था एज कंपेयर टू स्मॉल पॉक्स। डॉक्टर जेनर concluded that cowpox protected against smallpox। उन्होंने क्या देखा कि अगर किसी इंसान को cowpox होगा जो कि माइल्डर है, वो ज्यादा सही है एज कंपेयर टू स्मॉल पॉक्स। ही थॉट दैट द प्रोटेक्शन कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हम क्या कर सकते हैं? हम इस प्रोटेक्शन को ट्रांसफर कर सकते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनोकुलेटेड किया 8-year बॉय विद अ काउपॉक्स फ्रॉम अ मिल्कमेड। एज एक्सपेक्टेड उन्हें क्या देखने को मिला? द बॉय सफर्ड फ्रॉम माइल्ड काउपॉक्स एंड रिकवर्ड सून। उन्होंने देखा कि जो लड़का था उसको बहुत ही माइल्ड काउपॉक्स हुआ और उसने रिकवरी भी कर ली। 8 weeks लेटर, 8 हफ्ते बाद, ही इनोकुलेटेड द बॉय विथ स्मॉल पॉक्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बॉय को अगेन इनोकुलेट किया, लेकिन इस बार स्मॉल पॉक्स के साथ किया, लेकिन जो बॉय था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, राइट। दस जेनर फाउंड अ वंडरफुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। और ऐसे ही डॉक्टर जेनर को क्या मिला? बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन मिल गया अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स।
दिस वैक्सीन हैज हेल्प टू रिमूव स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड। और इसी वैक्सीन ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स को हमारे पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया। द प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन बिकम वाइड स्प्रेड। जो वैक्सीनेशन की प्रैक्टिस थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। लेटर वैक्सीन्स फॉर मेनी अदर्स डेडली डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, पोलियो एक्सेट्रा वर ऑल्सो डेवलप। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप हुई उसके साथ बहुत सारे अदर डेडली डिजीजेस थे जैसे कि आपके ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, पोलियो, इन सब की वैक्सीन भी डेवलप होने लग गई। उसके अलावा लुइस पास्चर थे, जो कि कौन थे, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया वैक्सीन के ऊपर। उनको बिलीव था कि जितनी भी डिजीज होती है उसको हम क्योर कर सकते हैं अगर हम उसको प्रिवेंट करें तो, राइट। He did research to find out the causes of other diseases। उन्होंने क्या किया, ढेर सारी रिसर्च की कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो कि डिजीज को कॉज कर रहे हैं। He was able to identify various germs। उन्होंने क्या किया, ढेर सारे जर्म्स को वेरीफाई किया और उन्होंने ये भी देखा कि वो जो जर्म्स थे वो कौन से डिजीज को कॉज कर रहे थे। He discovered that germs could be killed by heat। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जर्म्स को हम बहुत इजीली मार सकते हैं विद द हीट। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। और इसी वजह से हमारे पास कौन सी प्रोसेस डेवलप हुई बच्चों, जिसका नाम था पास्चराइजेशन। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि पास्चराइजेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन इज वाइडली यूज्ड विद इन द फूड। हम किस में यूज करते हैं, फूड में, ड्रिंक में, इन दोनों ही इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ये क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है हमारे हीट ट्रीटमेंट का, जो कि हम मिल्क में यूज करते हैं। पास्चराइजेशन मेक्स मिल्क सेफ। पास्चराइजेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारा मिल्क होता है वो सेफ हो जाता है फॉर कंजप्शन, क्योंकि वो सारे ही बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। उसके अलावा उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। जितने भी डिजीज है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम जर्म्स को अलाउड ही ना करें हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड दैट हीट किल्स जर्म्स। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जितना भी हमारा हीट है वो किल कर सकता है जर्म्स को। ही फाउंड दैट बॉइलिंग ऑफ मिल्क फॉर अबाउट हाफ एन आवर मेक्स इट जर्म फ्री। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं एटलीस्ट आधे घंटे के लिए तो उससे जितने भी जर्म्स होते हैं मिल्क के अंदर वो मर जाते हैं। और इसी प्रोसेस को उन्होंने पास्चराइजेशन का नाम दिया। नाउ पास्चराइजेशन क्या है, एक मेथड है जिसमें हम ट्रीट करते हैं फूड को बाय हीटिंग एट अ सर्टेन पॉइंट टू किल दी ऑल पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स बट नॉट हार्म द फ्लेवर और द क्वालिटी ऑफ द फूड। जब हम हीट करते हैं उससे क्या होता है, जितने भी जर्म्स है वो किल हो जाते हैं, लेकिन जो फ्लेवर है और जो क्वालिटी है फूड का वो चेंज नहीं होता। Milk is pasteurized by heating at about 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको आप सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करते हो दैट विल बी 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। हम कितने देर के लिए करते हैं हीट, 30 मिनट्स के लिए करते हैं। और यूजिंग दी फ्लैश मेथड, आप फ्लैश मेथड का भी यूज कर सकते हो जिसपे आप हीट करते हो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या फिर 71 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 सेकेंड्स। उसके बाद आप क्या करते हो, बहुत ही रैपिडली उसको कूल करते हो बिलो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 10 डिग्री सेल्सियस पे, एट विच टेम्परेचर इज स्टोर्ड। इसी टेम्परेचर पे आप क्या करते हो, फिर बाद में उसको स्टोर भी करते हो। वी गेट पास्चराइज्ड मिल्क इन पॉलीपैक्स। आप जो मिल्क डेली लाइफ में यूज करते हो जो कि पॉलीपैक्स में पैक्ड होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं बच्चों, पास्चराइज्ड होते हैं, या फिर जो भी बॉटल्स में मिल्क मिलता है वो भी क्या होता है, पास्चराइज्ड होता है। कमिंग टू बेसिक हेल्थ केयर, द 3 बेसिक थिंग्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड इज एयर, वाटर एंड फूड। ये तीनों ही चीजें क्या हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, बट ऑल दीज आर पॉल्यूटेड। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये तीनों ही चीजें पॉल्यूटेड हैं या फिर इन्फेक्टेड है, किससे, जर्म्स की वजह से। वी आर इन्फेक्टेड विद सेवरल डिजीजेस, हम इन्फेक्टेड हैं बहुत सारी डिजीजेस से थ्रू दीज मीडिया। वी कीप आवरसेल्फ हेल्दी, हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं इफ वी ऑब्जर्व सम बेसिक रूल्स। जब हम क्या करें, कुछ बेसिक रूल्स को ऑब्जर्व करें, जैसे कि सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। फर्स्ट, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें क्या करना है, हमें अपनी सराउंडिंग्स को एकदम क्लीन रखना है। हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को यूज करना है।
वी शुड नॉट वॉक बेयर फुट, हमें नंगे पाँव बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जितने भी जर्म्स है वो हमारे बेयर फुट जो भी हमारी स्किन है उसके थ्रू एंटर कर सकते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, आपको क्या करना है, आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ को धोना है। आपको एकदम क्लीन और हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड को खाना है। आपको हमेशा अपने फूड को कवर्ड करके रखना है। आपको हमेशा क्या लर्न करना है कि कैसे आप क्लीन और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपना सकते हैं। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना है डेली, ताकि आप एकदम फिट रहो। वी शुड विजिट हेल्थ केयर, आपको क्या करना है, हेल्थ केयर सेंटर्स में विजिट करना है रेगुलरली टू गेट आवरसेल्फ चेक्ड अप। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिगार्डिंग हेल्थ, क्योंकि उससे क्या होता है, हम एकदम हेल्दी रहते हैं। Now coming to population explosion, the population of India in 2001 was 102.7 crores. It is increasing at a rapid rate. अगर हम बात करें 2001 की, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन थी 102.7 करोड़, लेकिन वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। टुडे द पॉपुलेशन इज मोर देन 130 करोड़, कि आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। Better health care and medical facilities have given us healthier and longer lives. ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हुई हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की लाइफ है वो भी इंक्रीज हुई है। बट द बर्थ रेट हैज़ नॉट फॉलन, लेकिन जो बर्थ रेट है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, और इसी की वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें हमें रैपिड इंक्रीजमेंट देखने को मिली है, और इसी को ही हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दिस हैज कॉज्ड अ शॉर्टेज ऑफ फूड, अब बच्चों पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होंगी, शॉर्टेज होगा फूड का, वाटर का, हाउसिंग का एंड एम्प्लॉयमेंट का इन आवर कंट्री। दिस हैज ऑल्सो कॉज्ड अ डिटोरिएशन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी हमें डिटोरिएशन, मतलब कि काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं हमारी फैसिलिटीज़ में। इफ़ वी वांट टू लिव हैप्पीली, अगर हमें हैप्पीली रहना है तो जितना भी इंक्रीज हो रहा है हमारा पॉपुलेशन उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा। जो पीपल है हमें उनको क्या समझाना है कि स्मॉल फैमिली नॉर्म को वो अपनाएं, दे शुड अडॉप्ट वेरियस फैमिली प्लानिंग मेजर्स। उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फैमिली प्लानिंग मेजर्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू फैक्ट्स अनलिमिटेड, तो फर्स्ट फैक्ट में हमें क्या गिवन है, कोविड-19 किसकी वजह से कॉज हुआ था, SARS-CoV-2 वायरस की वजह से हुआ था, जो कि फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई हुआ था दिसंबर 2019 में इन द सिटी ऑफ वुहान, चाइना। उसके बाद ये क्या हुआ, धीरे धीरे स्प्रेड होने लग गया थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज और टॉक्स। जैसे ही कोई इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता था, स्नीज करता था, कफ करता था, तो उसकी वजह से जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या होने लग गए थे, स्प्रेड होने लग गए थे। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसेस कंटामिनेटेड विद द वे वायरस, और उसके अलावा अगर हम किसी भी ऐसे सर्फेस को टच करते थे जो कि इन्फेक्टेड होता था या फिर कंटामिनेटेड होता था, उससे भी हमें कोविड-19 फेस करना पड़ता था। देन कमिंग टू सेकेंड वन विच इज स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स क्या था, ये रिस्पॉन्सिबल था फॉर एन एस्टिमेटेड 300 to 500 मिलियन डेथ। स्मॉल पॉक्स की वजह से कितनी डेथ हुई है बच्चों, 300 to 500 मिलियन डेथ हमें देखने को मिली है 20th सेंचुरी में। एज रिसेंटली एज 1967 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में WHO भी बोलते हो, उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि दैट 15 मिलियन पीपल कॉन्टैक्टेड द डिजीज एंड that 2 million died in that year। ये हमारा क्या था, ये हमारा रेशियो था। आफ्टर सक्सेसफुल वैक्सीनेशन campaigns through the 19th and 20th centuries, the WHO certified the eradication of smallpox in 1979। उन्होंने क्या किया, WHO ने एक कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशंस की। तो वैक्सीनेशन करने के बाद 1979 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम स्मॉल पॉक्स से इरेडिकेट हो चुके हैं। टू दिस डे स्मॉल पॉक्स इज द ओनली ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज। आज के दिन में स्मॉल पॉक्स ओनली एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जिसको हमने कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया है हमारे नेचर से। कमिंग टू लेसन एको, लेसन एको में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा स्टेथोस्कोप था उसको हम यूज करते हैं हार्ट बीट्स को सुनने के लिए।
जो स्मॉल पॉक्स था हमने अभी पढ़ा कि वो कैसी डिजीज थी, बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज थी। अगर हम लुईस पास्चर की बात करते हैं तो उन्होंने डिस्कवर किया था किसको, जर्म्स को बाय द हीटिंग, जिसको हमने पास्चराइजेशन का नाम दिया था। सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।